आधुनिक भारत के इतिहास के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमने जहाँ पे अपना टॉपिक कल अधूरा छोड़ा था उसी के आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे पुर्तगालियों पर और इसके साथ साथ जो पुर्तगालियों की एक काफिला व्यवस्था थी, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले है कि कल हमने देखा था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था, 1505 से 1509 ईस्वी तक यह भारत में गवर्नर के पद पर रहा। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी याद रहेगा, हिंद महासागर के लिए ये तथ्य इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई इसी के समय में। तो ये 2 पॉइंट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद से जो दूसरा गवर्नर जनरल बना, यानी गवर्नर बना जो पुर्तगालियों का, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक गवर्नर रहा। इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला गवर्नर कौन था। तो सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रहेगा। इसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण भी 1503 में कराया था। ध्यान रखिएगा 1503 में, क्योंकि ये अल्बुकर्क था, ये सिपाही बनकर आया था। 1503 में ही दुर्ग की एक सिपाही के रूप में ये आया था। उसके बाद 1509 ईस्वी में ये गवर्नर बना था। फिर इसके बाद 1510 में गोवा के समृद्ध बंदरगाह, सबसे समृद्ध बंदरगाह था, इस पर अधिकार इसने कर लिया। जो तत्कालिक समय में ये जो गोवा था, ये बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाही, उसके अधीन था। इसी तरीके से 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर, फिर 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। तो ये सब कुछ फैक्ट थे। होर्मुज याद रखिएगा, फारस की खाड़ी में अवस्थित है होर्मुज बंदरगाह। तो इस तरीके से उसने अपने क्षेत्र में बहुत सारी प्रथाएं भी बंद कराई थी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आप लोग जानते हैं कि इन्होंने सती प्रथा को बंद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो सती प्रथा को बंद कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी राजा राम मोहन राय ने, उनका पूर्वगामी कह सकते हैं आप किसे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करवा दिया था। तो प्रश्न पूछे कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद से नीनो डी कुन्हा शासक आता है। नीनो डी कुन्हा जो है वो 1529 से 1538, इसके बीच में भी और सब शासक रहे, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो नीनो डी कुन्हा, इसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच जो संघर्ष चला उसका लाभ उठाया और 1534 ईस्वी में बेसिन पर, फिर 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसके समय में जो मुख्य केंद्र बना वो कोचीन की जगह अब गोवा बन गया। पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा किसके समय में बना, तो नीनो डी कुन्हा के समय में। इसी तरीके से 1538 ईस्वी में एक और गवर्नर आया, गार्सिया द नारोन्हा। तो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, हाँ यही है कि उसने दमन, फिर सालसेत द्वीप, सालसेत का नाम आप लोग सुने होंगे, बम्बई और थाने किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सालसेत द्वीप पर, मद्रास, हुगली, ये सब इसने अपने अधीन किया। इसके बाद से 1661 ईस्वी की मैं एक घटना आपको बता दूं जो कि महत्वपूर्ण है। 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के पश्चात, यानी विवाह करने के बाद, पुर्तगालियों ने मुंबई द्वीप को ब्रिटिश सम्राट को दहेज में दिया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। आइए दोस्तों एक पुर्तगालियों की पद्धति देख लेते हैं जिसका नाम है कार्ड्स आर्मेडा काफिला
व्यवस्था। ये आर्मेडा जो है ये आर्मी के लिए है, आर्मी से ही आर्मेडा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत कार्ज पद्धति को प्रारंभ किया था। कार्ज का तात्पर्य क्या है, परमिट, यानी बिना परमिट के कोई भी हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। इवन मुगल बादशाह जो सबसे ताकतवर अकबर को भी इजाज़त लेनी पड़ी थी पुर्तगालियों से। खैर, बाध्य करने के लिए अरमेडा मतलब जो आर्मी थी, आर्मी की शक्ति थी, इसी व्यवस्था को कार्ज अरमेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकारों वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी कार्ज लेना पड़ता था। भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, याद रखिएगा। कौन कौन सा, काली मिर्च और गोला बारूद। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए एक पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इस संरक्षक बेड़े के दो कार्य थे, एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा करना और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न कर सके। तो ये रही कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी आसान शब्दों में है। मैंने आर्मेडा का मतलब भी बता दिया, कार्ज का मतलब भी आप जान चुके हैं, मतलब परमिट। कुल मिलाजुला की व्यवस्था ये थी कि किसी को भी व्यापार करने के लिए हिंद महासागर से पुर्तगालियों से परमिशन लेना ही पड़ता था, चाहे वो भारतीय हो चाहे अरबी हो। और अगर कोई न माने तो उसके लिए वो सैनिक व्यवस्था यानी सैन्य बाहुबल का प्रयोग करते थे पुर्तगाली। तो इस तरीके से इस व्यवस्था के बारे में आपने जाना। हम एक और टॉपिक यहाँ देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव रहा। तो पुर्तगालियों का जो प्रभाव रहा वो गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। गोथिक स्थापत्य कला की चर्चा मैं आगे कभी करूँगा, आप नेट पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर 1661 ईस्वी तक शासन किया था। पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई, जहाज निर्माण प्रारंभ हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी प्रारंभ हुई। ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो 1556 में गोवा में हुई थी, ध्यान रहेगा। तो आलू भारत में आया, ये पुर्तगालियों की देन थी। मूंगफली आया, पुर्तगालियों की देन थी। तो ये सब महत्वपूर्ण है, ठीक। तो पुर्तगाली, ध्यान रखिए एक और बात यहाँ मैं जाते जाते बता दूँ आपको कि जो पुर्तगाली आलू लेकर आए, मक्का लेकर आए, पपीता लेकर आए, अमरूद लेकर आए, तंबाकू लेकर आए, मूंगफली लेकर आए, ये सब मध्य अमेरिका से लेके आए थे और मध्य अमेरिका से ये भारत में लेकर पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।